नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा, मार्स क्लासेस से। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन अक्सर ही पूछा जाता है। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को लेकर। बच्चों ने कहा, 12th वाले बच्चों ने कहा, नीट वाले बच्चों ने कहा कि सर एक बार प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल समझाइए, वो बड़ी टफ लगती है। और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे सरल प्लाज्मोडियम की ही लाइफ साइकिल है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल और हम लोग जो ह्यूमन बीन है, हमारा कनेक्शन, और एनाफ्लीज जो मच्छर हमें काटता है उसका कनेक्शन कैसे, इस पर हम लोग बात अपनी रखते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड तरफ और देखिए ज़रा, ध्यान देने की कोशिश करें हम लोग। ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम की हम बात करते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है वो एक प्रोटोजोअन है। पहली चीज़ तो हम ये याद रखेंगे कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है, ठीक। और जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम की यदि हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, प्लाज्मोडियम की यदि हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो होती है डाइजेनिक एंडोपैरासाइट। डाइजेनिक एंडोपैरासाइट इसकी लाइफ साइकिल होती है। किसकी? प्लाज्मोडियम की। तो जो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है वो होती है डाइजेनिक एंडोपैरासाइट। डाई का मतलब होता है यहाँ पर दो, जेनिक मतलब होता है वही जर्मिनेशन करना, एंडो मतलब होता है अंदर, और पैरासाइट मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड। मतलब इसकी जो लाइफ साइकिल है वो दो पर डिपेंड है। तो वो दो कौन कौन से हैं? तो पहली इसकी जो लाइफ साइकिल है वो है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, और दूसरी इसकी जो साइकिल है वो है सेक्सुअल। तो इसकी लाइफ साइकिल में ये दो स्टेप आती हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट एसेक्सुअल और दूसरी आती है सेक्सुअल। तो प्लाज्मोडियम अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए इन दो साइकिल के माध्यम से जो है हम दो लोगों का यूज करता है। तो पहले जो एसेक्सुअल साइकिल है ये कहाँ कंप्लीट होती है? ये ह्यूमन बीन के लीवर की आरबीसी में कंप्लीट होती है। और जो सेक्सुअल साइकिल है वो कहाँ कंप्लीट होगी? तो ये होती है जो फीमेल एनाफ्लीज है, फीमेल एनाफ्लीज है, उस फीमेल एनाफ्लीज के स्टमक बॉल पर कंप्लीट होती है। कहाँ कंप्लीट होगी? फीमेल एनाफ्लीज की स्टमक बॉल पर कंप्लीट होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन जरूर आता है कि ये सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है और सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है। फिर से समझिए, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोअन है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो एनिमल का यूज करता है, और इसकी लाइफ साइकिल इसलिए हम कहते हैं डाइजेनिक एंडोपैरासाइट होती है। अच्छा, जो इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बीन की आरबीसी में कंप्लीट होता है, और जो ह्यूमन बीन है वो एक मैमेलियन है। क्या है? एक ह्यूमन बीन एक मैमेलियन है। और इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो कंप्लीट होती है कहाँ पर? फीमेल एनाफ्लीज के स्टमक बॉल पर होती है। तो ये जो फीमेल एनाफ्लीज है वो एक ऑर्थोपोडा है। क्या है? ऑर्थोपोडा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में मैमेलियन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्रोटोजोन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑर्थोपोडा भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए, ये चीज़ यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए ज़रा आप, कि जो हमें मलेरिया देता है वो प्लाज्मोडियम मलेरिया दे रहा है। ये ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम जो है इसमें जो डिसीज डेवलप करता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, वो कैसे करता है मलेरिया डिसीज डेवलप, उसकी वजह समझिए। तो ये प्लाज्मोडियम अपने स्पोरोजोइट को आगे की तरफ भेजने के लिए एनाफ्लीज का उपयोग करता है, और एनाफ्लीज इन स्पोरोजोइट को जाके ह्यूमन बीन तक छोड़ आते हैं। और ये पूरी लाइफ साइकिल जो है यदि सफल हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, तो फिर क्या होगा? ये प्लाज्मोडियम अपनी संतानों को आगे बढ़ा सकता है। और यदि पूरी साइकिल सफल नहीं हो पाती है तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल
आधे ही कंप्लीट होती है, पूरी कंप्लीट नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। अब ध्यान दीजिए, एनाफ्लीज जो होते हैं वो भी एनाफ्लीज में 2 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरीज उनमें मेल होता है और दूसरी कैटेगरीज उनमें फीमेल होती है। तो ध्यान रखिएगा कि मेल के काटने से कभी मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि जो कि मेल है कभी हमें काटता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास वो स्टिंग मतलब डंक ही नहीं पाया जाता है जो हमारी त्वचा में चुभ सके। तो मेल हमें कभी नहीं काटता है और हमें मलेरिया उत्पन्न नहीं करता है। अब देखिए जरा, ये फीमेल होती हैं, फीमेल से हमें जाके मलेरिया होता है। लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो फीमेल है इसमें भी 2 कैटेगरी हैं। एक फीमेल जो है वो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज है और दूसरी जो है वो नॉन इन्फेक्टेड एनाफ्लीज है। तो हमें मलेरिया होगा केवल इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज से, नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज से नहीं होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो फीमेल एनाफ्लीज इन्फेक्टेड है पहले से, हिंदी में बोलेंगे संक्रमित है, उसी से हमें मलेरिया होगा। जो इन्फेक्टेड नहीं है वो हमें काट के चली जाएगी, हमें मलेरिया नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। अब मैं बात करता हूँ कि ये फीमेल एनाफ्लीज कैसे वर्क करती है, क्या करती है, तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। और फीमेल एनाफ्लीज की लाइफ साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ आ जाती है, इस पर भी हम अपनी बात रख लेते हैं। ये मेरा पेन समझ लीजिए कि ये फीमेल एनाफ्लीज है। ये मेरा पेन देखिए, ये फीमेल एनाफ्लीज है और वो फीमेल एनाफ्लीज है जो कि इन्फेक्टेड है। तो ये फीमेल एनाफ्लीज हमारी बॉडी पर बैठती है और अपने स्टिंग को, डंक को हमारे त्वचा के अंदर स्किन में चुभा देती है। तो उसकी जो डंक होता है उस डंक पर लगे होते हैं स्पोरोजोइट। क्या लगे होते हैं भाई? जैसे हमने बताया स्पोरोजोइट। ये जो स्पोरोजोइट होते हैं जो उसके टंग पर लगे होते हैं, तो ये स्पोरोजोइट जो होते हैं आधे घंटे तक लगभग हमारे पूरे शरीर में घूमते हैं और अपने डिफरेंट फॉर्म भी चेंज करते रहते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब वो स्पोरोजोइट आधे घंटे के बाद हमारा जो लीवर होता है उस लीवर की आरबीसी में एंटर हो जाते हैं। और जो लीवर की आरबीसी में अब वो एंटर होते हैं तो वहां पर एक साइकिल चलाते हैं। उस साइकिल का नाम होता है एरिथ्रोसाइटोसिस साइकिल। ये जो एरिथ्रोसाइटोसिस साइकिल होती है, ये एरिथ्रोसाइटोसिस साइकिल कंप्लीट होने में 72 से 75 आवर का टाइम लगता है। मतलब 72 से 75 घंटे का समय में ये कंप्लीट हो जाती है। हम मान के चले कि 2 से 3 दिन में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब चूंकि स्पोरोजोइट गया कहाँ है? आरबीसी के अंदर। और आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो उस हीमोग्लोबिन का ये उपयोग करता रहता है और उपयोग करने के बाद में अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म वो चेंज करके 2 टाइप के ग्रेन्यूल्स बना लेता है, माइक्रो ग्रेन्यूल्स और मैक्रो ग्रेन्यूल्स। और 2 दिन या 3 दिन के बाद आरबीसी फटती है। और जैसे ही आरबीसी फटती है तो जो हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोजिन में बदल चुका है और हीमोजेनिक टॉक्सिक हो जाता है। तो जैसे वो हमारे ब्लड में मिलता है तो हमें फिर ट्रम्बलिंग होने लगती है, कपकपी के साथ हमें बुखार आने लगता है। और जब हमें कपकपी के साथ बुखार आता है और हमारे ब्लड में माइक्रो और मैक्रो ग्रेन्यूल्स आ चुके हैं, 2 ग्रेन्यूल्स होते हैं जो हमारे ब्लड में आ चुके हैं। अब हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप कराते हैं। तो वो ब्लड टेस्ट के लिए कहता है हमारे सिम्टम्स देखने के बाद। तो हमारा ब्लड टेस्ट होता है तो उस ब्लड में वो माइक्रो और मैक्रो ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और उन माइक्रो और मैक्रो ग्रेन्यूल्स से पता चलता है, डिटेक्ट होता है कि हमारे ब्लड के अंदर हमें मलेरिया है। डॉक्टर अपनी दवाई लिखता है, क्लोरोक्विन और दूसरे ड्रग्स लिखता है और हमारा मलेरिया ठीक हो जाता है। अब यदि हमारा मलेरिया ठीक हो गया है यहाँ, तो ये मान के चलिए कि वो प्लाज्मोडियम सक्सेस नहीं हो पाया अपने जीवन चक्र को कंप्लीट करने में और हमने उसका जीवन चक्र आधा तोड़ दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ मजबूती से रखना चाहते हैं, यदि हमें मलेरिया आता है, मलेरिया के सिम्टम्स हैं, तो हम अपने मन से क्लोरोक्विन या दूसरी गोलियां ना खाएं,
इन टैबलेट के खाने से फिर जब हमारा मलेरिया ठीक नहीं होता है, क्योंकि मलेरिया को ठीक करने के लिए एक स्पेशल पैकेज बना हुआ है, WHO ने एक विशेष पैकेज बनाया है जिसके तहत हमें वो पूरा ही लेना है। तो यदि हम ये पूरा डोज कंप्लीट नहीं करते हैं, मन से ही दवाइयाँ लेके खा लेते हैं, तो वो डोज कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए मलेरिया बिगड़ने का भी डर रहता है और मलेरिया रिपीट होने का भी डर रहता है। तो ऐसी सिम्टम है तो अपने डॉक्टर से मिलते हैं, फिजिशियन से मिलते हैं, और वो फिजिशियन हमें एक परफेक्ट दवाई लिखता है और वो पूर्णतः ग्रेन्यूल्स ब्लड से हट जाते हैं और हम हेल्दी हो जाते हैं और नॉन मलेरिया फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये इसकी ए सेक्सुअल लाइफ साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होती है। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हम यहाँ पर रखना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ कि एसेक्सुअल लाइफ साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो गई, हमारे ब्लड में माइक्रो और मैक्रो ग्रेन्यूल्स बन गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम सेक्सुअल लाइफ साइकिल की तरफ इसकी जाने वाले हैं। तो जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल होती है वो यहाँ कंप्लीट हो रही है, एसेक्सुअल कंप्लीट हो रही है, हम लोगों के ह्यूमन बीइंग के लिवर की RBC में कंप्लीट हो रही है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे यहाँ से। अब जब हमें मलेरिया हो चुका है और उसी बीच हमें कोई दूसरी फीमेल एनाफ्लीज आके काटती है, जब कोई दूसरी फीमेल एनाफ्लीज आके हमें काटती है तो फिर क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो माइक्रो एंड मैक्रो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फीमेल एनाफ्लीज सकिंग करती है, चूसती है हमारे ब्लड को, तो हमारे ब्लड के साथ वो उसके स्टमक में चले जाते हैं। और जब वो उसके स्टमक में चले जाते हैं, ध्यान देने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके स्टमक की बॉल में वो एंटर हो जाते हैं। सोचिए कि यदि हमें मलेरिया हो गया और हम यदि अपनी थोड़ी सी सावधानी रखें, अपने प्रिकॉशंस रखें कि हमें कोई मच्छर ना काट पाए, तो यहाँ पर हमारी भी भूमिका है कि हम आगे की तरफ मलेरिया बढ़ने से, दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड होने से भी बचा सकते हैं। समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट आपको कैसे? क्योंकि एक बार फिर से जल्दी से मैं बहुत रिपीट करता हूँ, एक फीमेल एनाफ्लीज है, इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज है, मलेरिया होगा सिर्फ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज से। जैसे वो हमारी बॉडी पर बैठती है, अपने डंक को चुभाती है, जैसे ही डंक चुभता है उसमें स्पोरोजोइट होते हैं, वो हमारे ब्लड में चले जाते हैं, आधे घंटे के बाद वो लिवर की RBC में चले जाते हैं, लिवर की RBC में जाने के बाद में वो एरिथ्रोसाइटोसिस साइकिल चलाते हैं। जैसे ये साइकिल चलती है तो माइक्रो मैक्रो ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन का वो यूज कर लेता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन हीमोजिन में बदल जाता है, RBC फटती है, वो हीमोजिन ब्लड में मिलता है, ट्रम्बलिंग होती है, कपकपी के साथ बुखार आता है, मलेरिया की यहां से शुरुआत हो जाती है। सोचिए जरा कि इसी बीच हमें ध्यान रखना है कि कोई मच्छर हमें ना काट पाए, चाहे वो इन्फेक्टेड हो और चाहे वो नॉन इन्फेक्टेड हो। सोचिए इसी बीच, देखो वो तो फीमेल आने वाली है नहीं जो हमें काट के गई है, क्योंकि 3 दिन बाद लौट के ढूंढते हुए हमें तो नहीं आने वाली, वो तो उड़ गई, या यहाँ से निकली ब्लड जब काट रही थी उसने स्पोरोजोइट को छोड़ रहे थे और हमने उसको मार दिया, या किसी दूसरे यहाँ के उसको काटे उसको मार दिया उसने, या किसी के यहाँ कोई भी जो है अलाउट वगैरह लगा हुआ है कुछ, उसमें मर गई जाके, तो कोई भी फीमेल एनाफ्लीज आके हमें काटती है और हमारे ब्लड को चूसती है। और सोचिए जरा, हमें नॉन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज काटती है और हमारे ब्लड को चूसती है, तो फिर हम उसको इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हम फिर उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं, और जब हम उसे इन्फेक्टेड कर देते हैं तो फिर जो हम यहाँ रिस्पॉन्सिबल हैं फिर मलेरिया को आगे बढ़ाने में। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ सावधानी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उस फीमेल एनाफ्लीज ने हमारा ब्लड चूसा, और जैसे उसने ब्लड चूसा तो हमारे ब्लड में ऑलरेडी क्या है, माइक्रो एंड मैक्रो ग्रेन्यूल्स हैं, तो वो उसके ब्लड में चली जाती हैं, और जल्दी से उसके ब्लड में जाने के बाद जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारा स्टमक में चला जाता है, ऐसे उसका भी खाना जो ब्लड, उसका खाना ब्लड है, तो वो ब्लड कहाँ चला जाता है, उसके स्टमक में चला जाता है। तो ये जल्दी से ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उसकी बॉल में एंटर हो जाते हैं, और जैसे उसकी बॉल में एंटर हो जाते हैं वहाँ से फिर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, oogenesis होता है, स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, जाइगोट कहाँ बनता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, गैमेटोजेनेसिस कहाँ चलता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ चलता है, oogenesis कहाँ चलता है, तो ये सब चलेंगे स्टमक बॉल पर। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा
फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद उसमें डिवीजन होते हैं और लगभग 10,000 तक न्यूक्लियाई बनने की संभावना रहती है एक जाइगोट से, और ये फिर न्यूक्लियाई स्पोरोजोइट में बदल जाते हैं। न्यूक्लियाई का स्पोरोजोइट में बदलना स्पोरोगेमी कहलाता है। और ये भी पूछा जाता है कि स्पोरोगेमी की ये प्रोसेस कहाँ चलती है, और फिर से जो है लगभग हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट बन जाते हैं। ये स्पोरोजोइट उस फीमेल एनाफ्लीज की लार में धीरे सलाइवा में धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, और वो फीमेल एनाफ्लीज अब जिन लोगों को काटती जाएगी तो इस टाइप से फिर और मलेरिया होता जाएगा। लेकिन एक बार यदि उस फीमेल एनाफ्लीज ने स्पोरोजोइट बना लिए तो मतलब वो प्लाज्मोडियम सफल हो गया अपनी बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी संतानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसी को हमें तोड़ना है, और वो हम कैसे तोड़ सकते हैं, सावधानी रख के तुरंत डॉक्टर को दिखा के एक कंप्लीट डोज लेके। तो ये प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल है जो मैंने सिर्फ आपको ओरली ही बताई हुई है। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा एक डायग्राम बनाऊंगा और डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।